है, शानदार है, तो चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद दीजिए। के लिए मैंने आपको शक्ति 2.0 बताया है और विक्रांत 2.0 बताया है, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंटोनिम्स में कल हमने टारगेट करके 250 प्लस वर्ड्स किए थे लगभग, और आज जो हमारा टारगेट है ना, आज हम इन्हीं वर्ड्स के अराउंड डीपीपीज लगाएंगे। तो एक डीपीपी है हमारे पास, वो लास्ट में देखेंगे। चलिए, तो एडवर्ब्स हो गए। अच्छा, एडवर्ब्स के बारे में आज आप जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं एग्जाम में, ये भी जानेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे साथ हर दिन की तरह कुछ वोकैबुलरी भी आप लगाने वाले हैं। तो क्लास आपकी होने वाली है एकदम मस्त। ठीक है, अब जरा आप अपने आप मुझे बताइए कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट आर एडवर्ब्स। चलो जल्दी से बताओ, व्हाट आर एडवर्ब्स। जाहिद देखो, प्रैक्टिस है, दोनों से कर सकते हो। अगर एक बैच खत्म हो जाए तो फिर दूसरा कर लेना। मॉडिफाई एडजेक्टिव एडवर्ब, जो सबको डिफाइन करे। डिफाइन वर्ब, पर्सोनिफाई एडजेक्टिव वर्ब। काफी हद तक आप ठीक तो बता रहे हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, गहराई से बढ़िया से समझते हैं। देखो, अब तक आपने जाना, सबसे पहले आपने पढ़े नाउन, ना कि भाई किसी चीजों के नाम होते हैं। फिर आपने एक बात जानी, जितने भी नाउन्स होते हैं या फिर नाउन इक्विवेलेंट, जिन्हें आप प्रोनाउंस या वॉटेवर कहते हैं, उन सबको डिफाइन करने के लिए आपके पास होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और ये क्या डिफाइन करता है? ये बताता है क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। इतनी बात आपने जानी एडजेक्टिव में ना, कि हमारे पास नाउन प्रोनाउन जो होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनके बारे में कुछ भी बताने के लिए जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और जो डिफाइन क्या करता है? क्वांटिटी या फिर क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। इसको हमने गहराई से समझा, दो पार्ट में किया, इसकी डिग्रीज को समझा, बहुत सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं एडवर्ब पे। तो ये एडवर्ब क्या करता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो, इसका नाम जब तुम गौर से देखोगे तो मैं समझ में आएगा। नाम है इसका एडवर्ब। तो ये करेगा क्या? एड वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करेगा। तो कहने का मतलब है किस किस को डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा एक वर्ब को। ठीक है, वर्ब में कुछ ऐड करेगा, लेकिन ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, क्योंकि इसमें एडी भी है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ये क्या करेगा? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। ये भी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कैसे। समझ? तो एडवर्ब क्या है? ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या है? ये सिर्फ दो ही चीजों को, नॉन प्रोनाउन या नाउन के बराबर कोई इक्विवेलेंट होगा, जैसे जीरेंट, तो उसको मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, ये तीन चीजों को, हर एक चीज को लगभग मॉडिफाई कर देता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। पर ये बताता क्या है भाई? ये बहुत सारी चीजें बताता है। ये जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी बताता था, ये कभी मैनर बताता है, ये कभी डिग्री बताता है, ये कभी टाइम बताता है, कभी फ्रीक्वेंसी बताता है। तो कभी मैनर, कभी डिग्री, कभी टाइम, कभी फ्रीक्वेंसी, और ये कभी बताता है प्लेस। समझे? तो एडजेक्टिव की कहानी सिर्फ इतनी थी कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी बताता था। एडवर्ब्स पांच चीजें बता रहे हैं। एडजेक्टिव की कहानी से बहुत बड़ी कहानी है इसकी। तो वो पांच चीजें क्या क्या हो सकती है? जैसे मैनर में कौन से हो जाएंगे? नाइसली, ठीक है, ब्यूटीफुली, एंग्रीली, ठीक है, या फिर सैडली। ये सारे मैनर, तरीका बता रहे हैं कि कोई काम किस तरीके से हुआ। डिग्री भी बताता है। डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी, शिद्दत किसी चीज की, जैसे वेरी, मच, क्वाइट, इनफ। तो ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इंटेंसिटी बताते हैं, डिग्री बताते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं? जो समय बताते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, सून, अर्ली, येट। ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, कहीं ना कहीं समय का बोध कराते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे एडवर्ब जो रिपीटिशन बताते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपीटिशन। जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए, जैसे अगेन, नेवर, ऑलवेज, ऑलवेज, एवर, यूजुअली। ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो किसी चीज का रिपीटिशन बताते हैं। रिपीटिशन।
ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह बताते हैं, ऐसे एडवर्ब जो जगह बताते हैं। जैसे आपने कहा हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, तो ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। मैंने क्या बताया कि हमारे पास एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब और एक दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये जितने भी होते हैं, मैनर, डिग्री, टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस बताने वाले, ये हमारे पास 5 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। यहां तक सब क्लियर है तो थम्स अप बनाइए, पीडब्ल्यू बनाइए, टाइगर बनाइए, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऑफन भी होता है। रक्षक वेयर अपने आप में ही एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाँ, सेल्डम रेयरली फ्रीक्वेंसी में आएगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि सर ये एडवर्ब कैसे वर्ब को डिफाइन करता है, कैसे एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, कैसे किसी दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है ना। आ जाओ भाई, ये रहा कहानी। तो इसे ऐसे समझो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, he works honestly. इधर हो गया सेंटेंस। तो ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको देखिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है ना, और इसमें फिगर आउट करिए कौन कौन से एडवर्ब्स हैं। जितने एडवर्ब्स आपको इसमें दिख रहे हैं फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इन तीनों सेंटेंस में कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, सारे मिला के कौन कौन से एडवर्ब्स हैं। ऑल दी बेस्ट। मच एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों होता है शिवयांशी। मैंने आपको सिखाया था ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें एक चीज सिखाई थी कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो यूज कैसे हुआ है। भूल गए? ऑनेस्टली, वेरी, इवन। अच्छा जी, ऑनेस्टली, वेरी, इवन, ठीक है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, वेरी, एवरेज, ऑनेस्टली, वेरी, इवन, ठीक है। बस इतना ही आता है आपको। आइए अब जरा इसे मेरी नजर से देखिए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार समझ ये आए कि यहाँ पे एक नॉट बी एडवर्ब है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइए समझते हैं। तो ही वर्क्स, तो वर्क्स क्या है? वर्ब है। और जो वर्ब को डिफाइन करेगा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इसलिए पहला एडवर्ब हमारे पास कौन सा है? ऑनेस्टली। अरे ये चीज तो मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, एक बार तुम्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाई थी पर तुम भूल गए ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, आई हैव डन, तो क्या किया है तुमने? आई हैव डन आ टास्क, एक टास्क किया, तो टास्क हो गया ना। कैसी टास्क थी? डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी, तो मुश्किल क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि टास्क के लिए आया। टास्क क्या थी? नाउन। नाउन को डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कितनी डिफिकल्ट थी? बहुत डिफिकल्ट थी। डिग्री बता रहा है, एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है भाई, वेरी डिफिकल्ट ना। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों हुआ एडवर्ब? यहाँ ये एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ ये एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि एडवर्ब कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब कभी वर्ब को मॉडिफाई करता है। आगे आ जाओ। यू आर नॉट इवन एन एवरेज प्लेयर। प्लेयर हो गया आपका नाउन, कैसा प्लेयर था? एवरेज, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यू आर नॉट इवन एन एवरेज प्लेयर, तो यहाँ पे इवन किसके लिए आया? इवन एन एवरेज प्लेयर, तो एवरेज के लिए आया, मतलब एवरेज भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इवन एवरेज के लिए आया, इसलिए ये बना एडवर्ब, क्योंकि इसने मॉडिफाई किया एक एडजेक्टिव को, ठीक है। अब ये नॉट क्यों आया? अगर तुम यहां से मान लो नॉट हटा दो, लो भाई यहां से नॉट हटा दिया, नॉट हटाते ही क्या हो जाएगा? यू आर इवन एन एवरेज प्लेयर। तो ये इवन एन एवरेज प्लेयर, अब ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, बाकी सारी बातें तब भी वैसी रहेंगी। नॉट लगाते ही तुम क्या कर दोगे? जैसे ही तुम नॉट लगा दोगे, नॉट लगाते ही कहानी बदल जाएगी। नॉट क्योंकि इवन को मॉडिफाई करेगा, है ना, इवन को मॉडिफाई करेगा, इसलिए एडवर्ब बनेगा। और मतलब क्या होगा कि इवन प्लेयर भी नहीं, नॉट इवन एन एवरेज प्लेयर, मतलब कोई एवरेज प्लेयर भी नहीं है। तो इवन को मॉडिफाई करा था, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को इस तरीके से मॉडिफाई करता है। समझ में आ गई बात आपको? यहां तक क्लियर हो गया सारा? आगे बढ़े सीधे। थम्स अप दे दीजिए, पीडब्ल्यू दे दीजिए, टाइगर बना दीजिए जल्दी फटाफट।
हाँ डिग्री बता रहा है कि अरे मतलब कम से कम एटलीस्ट, इवन एटलीस्ट वाला टेस्ट दे रहा है यहाँ पे। सही हो गया मामला, समझ आ गया तुमको सब, ऑल पॉजिटिव जा रहा है। नॉट इवन समझ नहीं आया, उसको हटा के सेंटेंस देखो, यू आर एन एवरेज प्लेयर। अब एवरेज प्लेयर को बर्बाद कौन करेगा? एवरेज प्लेयर क्या हो गया? एवरेज एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को बर्बाद कौन करेगा? एडजेक्टिव को एडवर्ब बर्बाद करेगा, उसको वही मॉडिफाई करेगा। चलो ये एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो भाई, प्लेयर नाउन हो गया, प्लेयर हो गया नाउन, ठीक है। कोई चीज नाउन को मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव बन गई, एवरेज प्लेयर है। अब कोई मान लो ये कहता है अरे एवरेज प्लेयर भी नहीं है, एवरेज प्लेयर भी नहीं है, कोई ये वो वाला सेंटेंस है, तो एवरेज प्लेयर के लिए तो आ रहा है नॉट इवन, तो नॉट इवन दोनों ही एडवर्ब है, तो दोनों ही एवरेज प्लेयर को मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों को अलग अलग देखोगे तो इवन मॉडिफाई कर रहा है एवरेज को और नॉट मॉडिफाई कर रहा है इवन को, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, तुम्हें बताना है सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो। ये रहा तुम्हारे सामने सेंटेंस, तुम्हें बताना है अगर इसमें कोई गलती है। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई गलती हो सकता है कोई गलती नहीं हो। एक बार तुम्हारे लिए पढ़ भी देता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन, प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन यू हैव टू प्ले गुड एट एनी कॉस्ट। सेकंड सेंटेंस में तो कोई डाउट ही नहीं है समीर सिंह, एक बार वो वाली क्लास देखो। अगर तुम्हें सेकंड सेंटेंस में डाउट है समीर, तो सबसे पहले जाके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच वाली क्लास देखो। हाँ एवरेज को मॉडिफाई कर रहा था इसलिए तो एडवर्ब था। भाई देवराज ने दे दिया मुझे बिल्कुल सही जवाब। अरे ये कौन है मेरा सिस्टम हैंग करने की कोशिश कर रहा है? तो प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन यू हैव टू प्ले वेल। ठीक है, कहानी समझ में आ गई भाई। प्ले क्या है? वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और वेल क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि गुड क्या है? एडजेक्टिव है। कुछ बच्चों ने मुझे इसका सही जवाब भी दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने एडवर्ब आएगा, ना कि एडजेक्टिव, और वेल एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। और वहां पे लिखा था क्या? एडजेक्टिव लिखा था गुड, तो गुड नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखिए। अब भाई ये रहा तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन, ना दो सेंटेंसेस है। एक है सेंटेंस नंबर ए, एक है सेंटेंस नंबर बी। अब तुम्हें मुझे बताना है इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गलत हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों ठीक हो। गो फॉर इट। कॉस्ट नाउन है और एनी एडजेक्टिव है। भाई क्यों आएगा ब्यूटीफुल? वहां पे तो तुम नहीं कह रहे कि केयरफुल आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। चलो मान ली मैंने तुम्हारी बात कि ब्यूटीफुल आएगा, चलो ठीक है, चलो मैंने अब कह दिया कि यहाँ पे ब्यूटीफुल ही नहीं आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, यही कह रहे हो, मान ली बात। तो यहाँ पे भी तो केयरफुल आएगा, केयरफुली यहाँ पे तुमने क्यों किया? मुझे इसका रीजन बताओगे तुम जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे भी लुक को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पे भी लुक को मॉडिफाई कर रहा है। इतना ही तो डिफरेंस है कि यहाँ पे सब्जेक्ट शी है और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, बस इतना तो डिफरेंस है। केयरफुल, यहाँ तुम केयरफुल क्यों नहीं लिख रहे हो? या तो कहो सर यहाँ पे भी केयरफुल आएगा, नहीं तो मुझे रीजन बताओ यहाँ केयरफुली क्यों और यहाँ पे ब्यूटीफुली क्यों, मतलब ब्यूटीफुल क्यों? जल्दी फटाफट, आई एम वेटिंग। दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा घिस लो। लुक वर्ब है, लुक तो दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब है। लुक तो मेरे बच्चे दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब है। Look on looks one. बता दो यार, कोई तो बता दो। थोड़ा बड़ा वर्ड लिखिए। लो अभी जो पूछ रहा हूँ पहले वो तो बताओ। लुक देखना, लुक्स दिखती, अच्छा
सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है भाई। वाह, हाय मेरे शरीफ बच्चों, कच्छू नहीं आता तुम्हें, क्या होगा तुम्हारा मेरे बिना। चलो आ जाओ। देखो भाई, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको मॉडिफाई करने एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब आता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? देयर आर सर्टेन वर्ब्स which are usually defined by adjectives and not by adverbs। तो क्या कहा? कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अक्सर डिफाइन नहीं की जाती हैं एडजेक्टिव द्वारा, है ना, एंड नॉट बाय एडवर्ब्स, एडवर्ब्स द्वारा नहीं की जाती, एडजेक्टिव डिफाइन करते हो। वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? वो वर्ब्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, उनकी लिस्ट है कौन कौन सी। एक तो होती है वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जैसे टेस्ट, स्मेल, फील, टच, ठीक है, लुक भी इसी में आ जाता है, सी भी इसी में आ जाता है। तो ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस तो इसमें आती हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ब्स होती हैं, उनको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, पर इसी कैटेगरी में आती हैं। बी, बिकम, प्रूव, रेस्ट, मूव, टर्न, कीप। तो ये कौन कौन सी वर्ब है? बी, बिकम, प्रूव, रेस्ट, मूव, टर्न, कीप ना। तो इन सब के साथ भी आप हमेशा एडजेक्टिव ही लगाते हैं, एडवर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सेंटेंस में? मैं लिखूंगा कीप इट सेफली। आप जहां भी देखेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो लिखा होता है कीप इट सेफ ना। या फिर आप क्या कहते हैं? डोंट टेक मी डोंट प्रूव मी रॉन्ग। आप हमेशा यही बोलते हैं, या आप रॉन्गली बोलते हैं, आप कभी नहीं बोलते डोंट प्रूव मी रॉन्गली। ठीक है, या आप कहते हैं आई डोंट वांट यू टू बी सैड, ना कि सैडली। आप सैडली नहीं कहते, आप कहते हैं आई डोंट वांट यू टू बी सैड। तो क्योंकि बी आया, तो बी एक ऐसी वर्ब है जिसको मॉडिफाई करने एडजेक्टिव आएगा। ऐसी प्रूव एक ऐसी वर्ब है जिसको मॉडिफाई करने एडजेक्टिव आएगा। कीप एक ऐसी वर्ब है जिसको मॉडिफाई करने एडजेक्टिव आएगा। ऐसी इस टेस्ट में हम क्या बोलते हैं? इट टेस्ट्स स्वीट बोलते हैं, ना कि स्वीटली। क्यों? क्योंकि टेस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसको मॉडिफाई करने नाउन आएगा, वो एडजेक्टिव आएगा। तो भाई सिंगल प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल से कोई भी मतलब नहीं है, बट यहाँ पे भावना बदल जाएगी सेंटेंस। लुक एट इट केयरफुली का मतलब है इसे जरा देखो ध्यान से, लुक एट इट केयरफुली। और अगर तुमने कहा शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब है वो लगती है सुंदर, वो सुंदर दिखती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। अगर तुम ये कहना चाहते हो शी लुक्स ब्यूटीफुली, तो इसका मतलब हो जाएगा वो सुंदरता से दिखती है क्या? मतलब वो देखती है ऐसे ना, उसकी देखने में सुंदरता है। तो भाई क्या कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसे देखती है कि उसकी देखने में ही सुंदरता है, ऐसे देखती है, बड़ी सुंदरता से देखती है। उस कहना क्या चाह रहे हो भाई? अगर समझ पाए हो तो समझ जाओ, नहीं तो शी लुक्स ब्यूटीफुली लिखना। समझ आ गया कि ब्यूटीफुली हम क्यों यूज नहीं करते और ब्यूटीफुल क्यों यूज करते हैं? ये सारी वर्ब समझ में आ गई। इनमें किसी पे कोई डाउट हो, दुविधा हो, शक हो, तकलीफ हो, दर्द हो, खाज हो तो पूछ लो। कुछ नहीं है तो थम्स अप दे दो, पीडब्ल्यू बना दो, टाइगर बना दो। जल्दी से क्विक रिवीजन कराता हूँ 10 सेकंड में। क्या बताया मैंने? कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। उनकी लिस्ट दे दी और उनसे एग्जांपल्स दे दी। पूछ लीजिए। हाँ जी जाहिर, सही समझे हो। कीप इट सेफ का क्या सीन है भाई? देखो, वर्ब को मॉडिफाई करने हमेशा एडवर्ब आते हैं। तुम लोग कैसे गधे हो, बस तुम्हारे कान छोटे हैं, बाकी सारी चीजें तुम्हारी गधे वाली है। सही बता रहा हूँ, जैसे गधे के कान लंबे होते हैं ना, बस बाकी सब तुम्हारी चीजें गधे वाली है। सामने बोर्ड पे लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, पढ़ के बच्चा खुद भी समझ लेता है। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया रूल, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार और बताऊंगा तुम्हें। क्या करें, तुम कैसे भी गधे हो, घोड़ा तो बनाना पड़ेगा ना तुम्हें।
अब भाई 2 सेंटेंस लिखे, इसमें कोई गलती लग रही है तुम्हें? और जो गलती लग रही है जरा बता दो, और ये बता दो क्यों लग रही है जल्दी से। दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ ये चीज। मस्ट बी कैप्ट सेफली नहीं होगा, मस्ट बी कैप्ट सेफ होगा मेगा। ठीक है, ये हम सेफली गलत बोलते हैं, शुड बी मस्ट बी कैप्ट सेफ। सेकंड सेंटेंस का मीनिंग होगा डोंट प्रूव मी रॉन्ग, मुझे गलत साबित मत करो। लुक को एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों देखो यार प्राज्ञा, ये तुम्हारे मतलब निकालने के ऊपर है। अगर तुम ऐसा कुछ कहना चाहती हो शी लुक्स ब्यूटीफुली, तो तुमने कर दिया, क्योंकि ये तो लैंग्वेज है ना, इसे सिर्फ बांधा नहीं जा सकता रूल से। ठीक है, तो अगर तुम जितने रूल मैंने तुम्हें पढ़ाया ना सारे ब्रेक हो सकते हैं, सारे 8 यूनिवर्सल रूल को छोड़ के सारे ब्रेक हो जाएंगे सारे। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। राइट एंग्री, राइट एंग्री, राइट एंग्री। हम मूव स्लोली हम बोल देते हैं, इट शुड बी काइंडली मूव स्लो, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मूव स्लो, तो मूव एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम जिसको हम मॉडिफाई करते हैं किससे, एक एडजेक्टिव से। खैर अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, वर्ब्स को मॉडिफाई जो करते हैं वो एडवर्ब्स करते हैं। ठीक है, हमेशा से वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब्स करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर ये वाली वर्ब्स होती हैं तो अक्सर उन्हें मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर तुम तभी भी इनको मॉडिफाई कर दोगे एडवर्ब से, तो इनका मीनिंग कुछ और बदल जाएगा। जैसे अभी ये ठीक है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम कहना क्या चाह रहे हो, शी टच्ड इट सॉफ्टली, उसने उसे बहुत हल्के से धीरे से छुआ। जैसे मान लो कोई बिल्कुल ही 4 दिन का बच्चा था, 4 दिन हो गए तो उसे दुनिया में आए हुए, है ना, तो लड़की ने उसे बिल्कुल हल्के से छुआ, ये मतलब है शी टच्ड इट सॉफ्टली। अब मान लो ये नहीं हो सकता, लेकिन इट फील्स सॉफ्टली नहीं हो सकता, ये क्या होगा, इट फील्स सॉफ्ट। ठीक है, इट फील्स सॉफ्ट होगा कि ये, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उसे टच कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मीनिंग का फेर होता है। तो आप बस इसलिए मैंने आपको क्या बताया, इन वर्ब्स को डिफाइन करने के लिए आपके पास एडजेक्टिव्स है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। क्योंकि इसमें ना ये सारा खेल ना लैंग्वेज का है यार, इसमें ये रूल ऐसा नहीं कि बहुत पक्का रूल है, ये ब्रेक किया जा सकता है और ये बार बार ब्रेक होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला कि टेस्ट, टेस्ट क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेस है, डिफाइन कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। तो ये इस तरीके से स्वीट, ऐसा नहीं है कि स्वीटली किसी भी वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ यूज नहीं हो सकता। कोई अगर लैंग्वेज का बढ़िया कलाकार होगा, मैं भी 1-2 मिनट सोचूंगा तो एक सेंटेंस ऐसा बना दूंगा कि टेस्ट के साथ मैं एडवर्ब एलवाई वाला लगा दूंगा, जैसे चलो बना ही देते हैं। जल्दी ही बन गया। सेंटेंस लिखा, इट शी टेस्ट द फूड एंग्रीली, उसने गुस्से में खाना चखा, एज इट वाज नॉट ऑफ हर चॉइस, क्योंकि वो उसकी चॉइस का नहीं। मतलब तुम कुछ बना के लेके आए, उसने तुमसे कहा सुनो मेरे लिए ना पालक पनीर बना दो आज, तुमने कहा चलो ठीक है पालक पनीर बना देता हूँ। तुम पालक पनीर बनाने गए, पर तुम्हें लगा पालक तुम्हें मार्केट में मिला नहीं, तुमने शाही पनीर बना डाला। ठीक है, तुमने शाही पनीर बनाया, तुमने कहा सरप्राइज ये क्या बना दिया तुमने, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पालक पनीर खाती हूँ। तुमने कहा टेस्ट तो कर ले, एक बार टेस्ट तो कर ले प्लीज, एक बार बस टेस्ट करने का, ला 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 ला। ठीक है, तो शी टेस्ट्स द फूड एंग्रीली ना, वो कैसे टेस्ट करती है फूड एंग्रीली, एज इट इज नॉट ऑफ हर चॉइस, क्योंकि वो फूड उसकी चॉइस का नहीं है, इसलिए बड़े गुस्से में उसने क्या किया, उसको टेस्ट किया। और तुमने इतना बढ़िया बनाया, उसके बाद उसने कहा लाओ रोटी भी बनाई, तो सारी रोटी तुमसे बनवाई और सब खा गई भाई, कढ़ाई में प्लेट में भी नहीं निकाला उसने ना, इतना बढ़िया बनाया। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, टेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, और एंग्रीली आ रहा है डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आ रहा है। तो ये रूल मैं पढ़ाऊंगा भी तुम्हें, और यार ये भी बता दूंगा कि टूट जाएगा, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, समझ लो। मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, पर मैं ये कह सकता हूँ ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। हम सब दो पीडब्ल्यू को टाइगर बनाओ, आगे बढ़ेंगे। माल बहुत है, एंग्री नहीं कह सकते हम यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है, शी वाज लुकिंग एट मी एंग्रीली, बिल्कुल सही सेंटेंस है, सीख गए तुम। शी सिंग द सॉन्ग स्वीटली, हाँ मतलब इसका मतलब हो जाएगा मेलोडियसली, तो सिंग वो तो सिंग के साथ आ रहा है, वो वाला चीज नहीं है, मैं सिर्फ इन्हीं वर्ब्स की बात कर रहा हूँ। ये एक्सेप्शन कैसे है ये बता दो। ये एक्सेप्शन ऐसे है कि किसी भी वर्ब की बात करो इनको छोड़ के, तो उनके साथ हमेशा ही एडवर्ब लगता है। ठीक है, कोई भी वर्ब है, आरा गहरा नत्तू गहरा, जैसे वर्ब प्ले, हमेशा एडवर्ब लगाओगे, प्ले के साथ हमने वेल लगाया था, टू के साथ अभी हम, या कोई भी वर्ब लोगे, टू के साथ डन, नाइसली, ब्यूटीफुली, एग्रीली, तो हमेशा एल वाई वाले एडवर्ब हम लगाते हैं। ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ एडजेक्टिव दिया जाता है, और ज्यादातर केसेस में एडजेक्टिव आते हैं, इसलिए एक्सेप्शन है। अब क्लियर है यार, आज तुम पागल पागल हो गए, आज तुम पता नहीं कौन से नशे में हो, आगे बढ़ने नहीं दे रहे तुम मुझे। ऐसे रूल पे रुके हुए हो जिसमें ऐसे वर्ब्स हैं जो शायद तुमने अपनी जिंदगी में 1,000 बार तो देखे होंगे, और ऐसा इनमें से कोई वर्ब नहीं है जिसमें तुम सेंटेंस ना बना सकते हो। अब
अब देखो कावेरी कुछ भी पूछा ही, हम किसी को ऑर्डर देते हैं तब एलवाई नहीं लगता ना, ये कैसा वाहियात सवाल है, क्या मतलब है भाई इस बात का? कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हें पूछना क्या है। सर एक्सेप्शन वाले केसेस एनी फॉर्म में, यार तुम छोड़ दो इस रूल को, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? इसको क्वेश्चन से समझ लेंगे, इसको क्वेश्चन से समझ लेंगे, कुछ और पढ़ाते हैं। भूल जाओ इस रूल को कि हमने ऐसा कुछ तुम्हें पढ़ाया था। क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे, आगे की कहानी समझते हैं इसमें, क्योंकि टाइम है कम और क्वेश्चन और माल है आज ज्यादा। चलो अपने आप यूज कर लेना कुछ भी, इसमें तो क्वेश्चन आता नहीं है। मैं ही कहता था कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ये बड़ा आसान क्वेश्चन आता है इसमें, इट टेस्ट स्वीटली ये लिखा होता है, उसमें सूट करना होता है। तो मुझे लगा नहीं बच्चे को गहराई से कुछ ज्यादा दे देता हूँ, पर यही होता है। रीडिंग वीडिंग तुम करते नहीं हो, तुम्हें कोई भी चीज बढ़िया पढ़ाओ तो तुम्हें लगता है यार ये कैसी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो तुम्हारे मतलब की चीज पढ़ाते हैं। ए तीनों, इन तीनों का मतलब एक जैसा, टू, वेरी, मच, एक जैसा मतलब तीनों लगभग, है ना, ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और जरा समझने की कोशिश करते हैं फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये जो टू है ना, ये बताता है इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी किसी चीज की, ठीक है? या जैसे इम्पॉसिबिलिटी दिखाता है, या जैसे इसने कहा शी इज टू फैट टू रन, वो इतनी मोटी है कि वो भाग नहीं सकती, शी इज टू फैट टू रन, इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। या फिर ये कहेगा he is too clever to be fooled, तो क्या मतलब हुआ कि वो इतना चालाक है कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। he is too clever to be fooled, वो इतना चालाक है कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। समझे? तो यहाँ पे टू बी फूल्ड क्या, नहीं बनाया जा सकता, पैसिव है इसलिए। समझो गलती से यहाँ पे बी क्यों लगा दिया है? गरीब बहुत हो ना तुम, तुम्हारा जो अंग्रेजी का सेंस है वो बड़ा गरीब है। गरीब का मेरा मतलब है जैसे तुम्हें कोई टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस दिखता है, कोई अलग तरह का यूज दिख जाता है, तो सेंटेंस इक्वल से नहीं दिखते हैं, तुम्हें अपनी गरीबी का एहसास होता है, तुम्हें लगता है एकदम से ये क्या हो गया, यहाँ सर ने बी लगा दिया है, यहाँ सर ने बी नहीं लगाया है, सर ये बी कब आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्लेवर था, नहीं यहाँ पे ही था। अपने हिसाब से तुम कोई भी लॉजिक बुन लोगे दिमाग और उसी को लेके आगे अंग्रेजी में पहले चले जाओ, और पता नहीं क्या मैस तुमने अपने दिमाग में गोबर भर लिया अंग्रेजी को लेके। ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं करना है, अपने पास से कोई लॉजिक नहीं सोचना है। देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी इसलिए लगा है क्योंकि वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, यहाँ पे यही मोटी है, यही भाग रही है, यहाँ पे यही चालाक है, ये बेवकूफ नहीं बना रहा है, नहीं बन रहा है, ना बनने की बात हो रही है। समझे? चलो, तो ये क्या बता रहे हैं? इम्पॉसिबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं वेरी की, तो वेरी बताता है हाई डिग्री, बट नॉट इम्पॉसिबिलिटी। वेरी क्या दिखाता है? एक वेरी हाई डिग्री दिखाता है, ऊंची डिग्री दिखाता है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता। ऐसा नहीं करता कि भाई बात इम्पॉसिबल हो गई है। जैसे अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं कन्वर्ट करूंगा ना यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे जाएगा कि शी इज वेरी फैट, मतलब अगर मैं सेंटेंस टू से बनाऊंगा तो TWO2 TO2 साथ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं वेरी से बनाऊंगा तो शी इज वेरी फैट बट शी रन्स लाइक एन एलिफेंट। इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा, हाई डिग्री दिखा रहा है कि भाई वो मोटी तो बहुत है पर भागती हथनी की तरह है, कुछ चल देगी तुम्हें। लेकिन जब यहाँ पे बात इम्पॉसिबिलिटी की है तो ये नहीं कहा जा सकता। जब तुम कहोगे शी इज टू फैट, वो इतनी मोटी है, कितनी मोटी है कि भाग ही नहीं सकती, वो इतना चालाक है, कितना चालाक है कि बेवकूफ बन ही नहीं सकता। यही सेंटेंस अगर यहाँ बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ही इज वेरी क्लेवर बट यू कैन फूल हिम, वो चालाक तो बहुत है पर तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो। समझ में आ गया ये वाला यूज? तुम सब तो PW2 टाइगर बनाओ जल्दी से। हाँ वो TW2 नहीं है, वो सिंगल टू है, क्लेवर के बाद वाला टू है ना, उसको सिंगल टू कर लो। हाँ वो अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए
अरे वेरी के साथ बट आना जरूरी नहीं है सारी का। भाई ये सेंटेंस तो यहाँ तक भी ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पर इसके साथ ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिखाएगा। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया उसका भागना। अगर तुम वेरी के साथ तुम कोई सेंटेंस बताओगे तो तुम इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, इसे और गहराई से आगे समझते हैं। मतलब अगर तुम्हें इम्पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वेरी से नहीं दिखा सकते हो, टू से दिखाना पड़ेगा। ये मेरा मतलब है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वेरी के साथ हमेशा बट आएगा। अरे यार तुम लोग क्यों मजे लेते हो मुझसे, सारा मूड ही खराब कर दिया। तुम्हारा सवाल इतना वाहियात होता है ना, बस सॉरी के साथ वेरी के साथ हमेशा बट आया। कब बताया मैंने वेरी के साथ हमेशा बट आया? मतलब तुम मुझे ये बताओ क्या मैं वेरी के साथ बट नहीं लिख सकता? अगर मैं वेरी के साथ बट लिख दूंगा तो तुम हमेशा वेरी के साथ बट लगा दोगे। इतना आपका क्या तो नहीं है तुम कि सर ने वेरी के साथ एक बार बट लिखा था, वेरी के साथ हमेशा बट आता है। पता नहीं यार मेरे से मजे ले रहे हो तुम, क्या कर रहे हो आज? कोई पूछ रहा है वेरी के साथ आईएनजी आना जरूरी क्यों? भाई तुमने हमेशा वेरी के साथ आईएनजी देखी है क्या? वेरी गुड नहीं देखा तुमने? क्या कहना चाहते हो तुम? इतने खतरनाक सवाल होते हैं ना कि मेरे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं यार। मैं एक वक्त को सोचने लगता हूँ वेरी के साथ बट हमेशा आता है, इसने पूछा क्यों, कहाँ पढ़ के आई है ये? अच्छा कहीं पढ़ के नहीं आई है, दिमाग में जन्मा है सवाल, ऐसा होता है। हाँ आओ आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहली चीज है कि वो बताता है इम्पॉसिबिलिटी। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। ये TW2 जो है ना, इसका मतलब होता है मोर देन नीडेड। मोर देन नीडेड का मतलब है मोर देन सफिशिएंट, जितना चाहिए उससे ज्यादा, है ना। इसलिए नेगेटिव कॉन्नोटेशन देता है ना। इसलिए इसका जो कॉन्नोटेशन होता है नेगेटिव कॉन्नोटेशन देता है। जैसे सेंटेंस आप लिखते हैं स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम हर, शी इज टू क्लेवर। क्या मतलब हुआ? भैया से दूर रहो, ये बहुत चालाक नहीं है, कुछ ज्यादा ही चालाक है। समझ लो, इतनी चालाक है जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अक्सर कहते हैं, जैसे आजकल हम बोलते हैं ओ माय गॉड इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। टू कोल्ड आउटसाइड का मतलब है भाई इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर तुम देख लेते हो यू आर टू गुड। टू गुड का मतलब है अबे यू आर वेरी गुड। अच्छा सेंटेंस है, पॉजिटिव कॉन्नोटेशन है। यू आर टू गुड का मतलब है तुम इतने अच्छे हो जितना नहीं होना चाहिए। इतने भी अच्छे क्यों? मतलब जैसे दानवीर कर्ण कवच कुंडल दे दिए, खड़े हैं पिट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या चीज हो जाएगी कि यू आर टू गुड, तुम इतने अच्छे हो, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसने अपने कवच और कुंडल अगर वो दे देता तो अकेले नहीं देता तो वो अकेला काफी था ना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो इस चीज के लिए कर्ण को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि टू गुड, टू गुड का मतलब यही होता है इतने अच्छे जितना नहीं होना चाहिए। सेम युधिष्ठिर के लिए भी कहा गया है ना कि वो इतने धर्मराज थे, बीवी को लगा दिया तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, मतलब उनको भी किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया। तो कोई भी आदमी वहां पहुंच जाता है जितना नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं जिम जाता था, मुझे बहुत छोटा था मैं, मेरी उम्र होगी ऐसी 22 साल, 21 साल मुश्किल से, 20-21 साल। तो मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग की मैगजीन्स वगैरह लिया करता था उस समय। तो मैं देख रहा था, एक मैगजीन देख रहा था, उसमें एक बॉडी बिल्डर था मेरा, फ्रैंक मैकराम करके, एक बड़ा बड़ा उस जमाने में फेवरेट बॉडी बिल्डर हुआ करता था। तो वो मैं देख रहा था, तो मैंने बोला, ये क्या देख रहे हो तुम? मैंने कहा मेरे को ना ऐसी बॉडी बनानी है। छी, इतनी बॉडी बना के क्या करोगे तुम? अच्छी। उस दिन के बाद से ना मेरा मन ही टूट गया उसकी तरफ से। मैंने फिर उससे बात ही करना खत्म कर दी। मैंने कहा इसकी छोटी बहुत बहुत ही सोची छोटी है, मतलब क्या कहते हैं छोटी सोच। हाँ पता नहीं क्या यार, छी बोल रही है, ओलंपिक लेवल का बॉडी बिल्डर, वो शर्म तो आई नहीं उसके। इसको अमेरिकन लेवल पता नहीं क्या क्या उसने जीत रखा था उस समय, तो मैं सब भूल गया उसके जो भी स्पेसिमेंस थे। खैर बात करते हैं, वापस आते हैं। मैं तुम्हें टू का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टू का मतलब था, उसका मतलब क्या था? इट दिस बॉडी इज टू मच, इतनी भी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, इतनी भी नहीं बतानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? टू मतलब जितना नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल तुम्हें मैं देता हूँ इसमें। जैसे यू डोंट हैव टू बी टू ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या है? तुम्हें इतना ईमानदार होने की भी जरूरत नहीं जितना तुम हो, मतलब तुम जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो। तो कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा के लिए यूज होती है तो वो TW2 होती है, ना कि वेरी। वेरी जो होता है वो जरूरत से ज्यादा नहीं होता, वो नॉर्मल ज्यादा होता है, नॉर्मल ज्यादा। ठीक है, जैसे तुम्हें लगा यार इंसान बड़ा अच्छा इंसान, लगा खाक अच्छा है, अब इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए ना। अपने घर की सारी चीज जायदाद वायदाद सब इसने लुटा दी, भाइयों ने से घर से निकाल दिया, अकेला घूम रहा है, कहीं भी खाता है कहीं भी घूमता है, पागल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये टू में आ जाता है। टू वेरी अब क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया तुम सब? तो यार अब क्वेश्चंस कराऊंगा, तुमने आज मामला खराब कर दिया बहुत। एक तो आज मुझे पता नहीं क्या पागलपन सवार है कि मैं TW2 के साथ TO2 वाला टू नहीं लगा रहा हूँ। टू पढ़ा रहा हूँ तो जहाँ पे TO2 लिखना है वहां पे भी कम वक्त TW2 लिख रहा हूँ। दूसरी बार कर दी गलती मैंने। तो TW2 TO2 का जोड़ा होता है। ठीक है, कंजंक्शन में भी आते हैं साथ। अगली चीज समझ लो भाई। हाँ अब ये जो टू होता है ना, टू
ये टू यूज हो सकता है रादर के साथ, ठीक है, रादर के साथ यूज हो सकता है। साथ ही साथ ये पेयरली के साथ यूज नहीं हो सकता है। मतलब ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, पेयरली, रादर, इनके साथ टू यूज हो सकता है, पेयरली के साथ नहीं होगा, रादर के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये बात और याद रखिए, इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं वेरी पे। एक चीज और इसमें, टू मच प्लस नाउन होता है। अभी एग्जाम्पल दूंगा इसका। और अगर आप सेंटेंस मच टू से बनाते हैं तो इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे ही हैड टू मच मनी, तो मनी क्या है, नाउन है, इसलिए मुझे टू मच ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहूं ही हैड, ही वॉज टू मच वरिड, अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं ही वॉज टू मच वरिड, तो अब ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और मुझे इसे ठीक करने के लिए मच टू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। क्लियर है? तो मच टू के बाद एडजेक्टिव लगाना होता है और टू मच के बाद नाउन आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम वेरी पढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। ये पता है सबसे आसान टॉपिक है एडवर्ब। ये इतना आसान है कि मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। इतना आसान टॉपिक है। हाँ, टू प्लस रादर के साथ आगे दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, लिख लो चाहो तो, जैसे इज रादर टू बैड, ठीक है, इज रादर टू बैड, ऐसे करके आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये पहली चीज हो गई वेरी के बारे में, हाई डिग्री बट नॉट इम्पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, वेरी के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वाली, वो वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं। जितनी भी एडजेक्टिव्स फॉर्म होती हैं उनके साथ आप, जितनी भी एडजेक्टिव फॉर्म्स होती हैं उन सब के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सी वाली, आईएनजी फॉर्म्स होती है। जैसे आप क्या बोलते हैं, वेरी डेयरिंग, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। लेकिन यही जब बन जाती है थर्ड फॉर्म तो आप मच का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मच है तो मच के साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी वाली, वो जो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मच रिलैक्स्ड, मच डिस्टर्ब, तो वेरी डिस्टर्ब मत बोलिएगा, मच डिस्टर्ब। ठीक है, मच सेटिस्फाइड। तो जो ईडी फॉर्म्स होती हैं उनके साथ आप मच का इस्तेमाल करते हैं। जो आईएनजी फॉर्म्स होती हैं उनके साथ वेरी का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब ये एडजेक्टिव्स होती हैं तो इनका एडवर्ब वेरी होता है, इनका एडवर्ब मच होता है। अगली चीज, वेरी के साथ आप यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और मच के साथ आप यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो वेरी प्लस कंपैरेटिव मच पॉजिटिव डिग्री, ये क्या हो जाएगा, जैसे वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, वेरी फास्ट, वेरी नाइस। ठीक है, और अगर यही कंपैरेटिव डिग्रीज हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, मच स्मार्टर, ठीक है, मच क्लेवर, या फिर मच फास्टर। तो मैंने क्या बताया, टू, वेरी और मच सुनने में एक जैसे हैं बट इनका यूसेज काफी अलग है। वेरी के मैंने आपको 3 यूसेजेस बताए, टू के 2-3 यूसेजेस बताए, 4 यूसेज बताए, और मच के 1-2 यूसेजेस बताए। यहाँ तक क्लियर है एकदम? ये पेज पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग पर मच स्ट्रॉन्गर, हाँ, मच बेटर, मच स्लोअर, सही है। टू के लास्ट दो बता दूं, टू के लास्ट दो, टू के लास्ट दो, टू मच और मच टू वाला, ये वाला कह रहे हो? हाँ, मच वाइजर बिल्कुल सही है, मच क्लेवर बिल्कुल सही है।
ये बताओ, मैंने ये वाली चीज तुम्हें एडजेक्टिव में पढ़ाई थी, याद है ना? ये वाली, मैन, फ्रेंड, ऑर्डर, जेंटलमैन, माइजर, ये वाला रूल मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था। यस या नो में जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ प्रशांत, ये वर्ड, ये देखो यही बात मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। तुम लोगों ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना आगे का पढ़े हो और पीछे का भूल गए हो। एक बार सारे बच्चे जाके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास दोबारा देखो, तो पिछला भूल गए हो। मैंने तुम्हें बताया था जो ईडी फॉर्म्स होती है ना, वो एडजेक्टिव भी होती है। बताओ यार, तुम सब भूल गए। ईडी फॉर्म्स एडजेक्टिव भी होती हैं। ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन क्या है? एडजेक्टिव है यार। अब इसका मतलब ये नहीं ब्रोकन वर्ब नहीं होता, वो वर्ब भी होता है। यही तो कहानी अंग्रेजी की उस क्लास का नहीं तो मतलब क्या था जो मैंने तुम्हें कराई थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्लास एक बार प्लीज जाके देख लो यार, ठीक है? ऐसे ऐसे सवाल मेरे से नहीं पूछो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। मुझे पता है कुछ दिन में तुम्हारा एग्जाम है, तो या तो ये वो बच्चे हैं जो अब जागे हैं कि पढ़ लेता हूँ जाके, और ये उठे हैं तो मुझे लग रहा है अभी ये कौन आ गया क्लास में। पर क्योंकि इस वाली क्लास में कभी ऐसे सवाल उठते नहीं थे जो आज उठे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मुझे लग रहा है कुछ नए बच्चे आए हैं नोटिफिकेशन देखने के बाद, उनको लगाया अभी 4-5 महीने हैं, कर डालूंगा कमाल। तो भाई सीधे एडवर्ब में नहीं घुसो, 8 यूनिवर्सल रूल पे जाओ, पहली क्लास से देखो, तब आत्मा तृप्त होगी, समझे? अच्छा फिर किसी और ने पूछा, किसी ने पूछा था, दूर से मुझे प्रशांत का नाम दिखा। पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, सही बात है। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, ठीक है भाई, यस वाली बात तुमने मुझसे कर दी, बहुत बढ़िया हो गई बात, ठीक है? अब बाकी चीजें हम करने वाले हैं सीधे क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है? पोल तुम्हारे सामने है, भग से लगा दो। पहले क्वेश्चन पे आपको पटके आई, कोई बात नहीं, ये रूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। देखिए, देयर आर, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ये तुमने सुना होगा स्कूल्स में, शी कंसीडर्स मी एज हर ब्रदर। तो जानते हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है वो मुझे भाई जैसा मानती है। जैसा क्या होता है? या तो भाई मानती है या नहीं मानती है। भाई जैसा क्या होता है? तो जैसे कि कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमको एज हटाना पड़ेगा, यहां से भी और यहां से भी। इसलिए अंग्रेजी भाषा कहती है देयर आर सर्टेन वर्ब्स विद व्हिच एडवर्ब एज इज नॉट यूज्ड। क्या बताया मैंने? देयर आर सर्टेन वर्ब्स विद व्हिच एडवर्ब एज इज नॉट यूज्ड। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ एडवर्ब एज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन सी? कॉल, अपॉइंट, consider, name, think, elect, make, choose। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप एडवर्ब एस नहीं लगा सकते, ठीक है? जैसे इनमें से एक एग्जांपल और देता हूं, he is named as the king of the ring। तो ये क्या बात हुई कि उसे नाम दिया गया है किंग ऑफ द रिंग जैसा, तो जैसा नहीं होगा। शी इज नेम्ड, ही इज नेम्ड द किंग ऑफ द रिंग, एज नहीं है। क्लियर है? ये वाला रूल, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो? आंसर हो जाएगा ए। तब सब पीडब्ल्यू टैगर बना दीजिए, जल्दी से अगले रूल पे जाएंगे। लो भाई, थिंक का एग्जाम्पल लो। दे आर थॉट, उन्हें माना जाता है या सोचा जाता है, जैसे कि नहीं। दे आर थॉट द वाइस मैन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, पोल नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक आध बार और देखेंगे, उसके बाद पोल नहीं देंगे। आप तो मत बनाइए पोल का, डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आइए पटकी, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, क्यों भाई हार्डली से इन्वर्जन क्यों लगेगा हमेशा? ये मैंने कब बताया कि हमेशा इन्वर्जन लगेगा? हमेशा थोड़ी, हार्डली हैड मीरा, जरूरी थोड़ी कि हमेशा ऐसे लिखोगे। क्या हार्डली कभी बीच में नहीं आ सकता है?
ये किसने पढ़ाया तुम्हें कि हमेशा ऐसे ही सेंटेंस बनेगा? क्यों आएगा इन्वर्जन? रीजन तो दो कि सर इसलिए इन्वर्जन आएगा। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट थोड़ी हो रहा है जो इन्वर्जन लगेगा। अगर हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होता तो इन्वर्जन लगता। इन्वर्जन की क्लास में जाना होगा। बोल में प्रॉब्लम नहीं दे रहा, खा दिया इस बार नहीं दिया। देखो so quickly did शिवांगी run that she caught the bus। तो so quickly, अब देखो यहाँ से एडवर्ब so प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर पे जब स्टार्ट होता है सेंटेंस तब इन्वर्जन लग जाता है। अब यहाँ बिल्कुल सही लगा इन्वर्जन, यहाँ कोई गलती नहीं है। so quickly did शिवांगी ran, तो did पहले आया, शिवांगी बाद में आई। अब ये इन्वर्जन वर्जन के बारे में तुम्हें नहीं समझना है, ना ही सोचना है तुम्हें। ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, तुम्हारी क्लास होगी इन्वर्जन की। जिन्होंने पहले से पढ़ाया कहीं से थोड़ा जानते हैं उनको बता रहा हूँ, तो सबको नहीं सुनना है। तो so quickly did शिवांगी run that she got the bus, इसमें कोई भी गलती नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर था इसमें। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। so के साथ that का कॉम्बिनेशन बस तुम्हें दिखाने की कोशिश की जा रही थी। so और that साथ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। तो रन ही तो लिखा है, रैन थोड़ी लिखा है। डी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये भी मत बताओ, ये बताओ एरर क्या है? हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे बताना शुरू कर दिया एरर। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारे साथ खेल हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेला गया है। तो ही वाज पेड एक्सीडिंगली, आप ये भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे ही वाज एक्सीडिंगली पेड ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बट बड़ा एरर ये है, और हाउ स्किलफुल नहीं, और हाउ स्किलफुली। स्किलफुली क्यों होगा? क्योंकि हैंडल्ड एक वर्ब है, और जो वर्ब को डिफाइन करेगा वो एडवर्ब होगा, इसलिए स्किलफुली कहना पड़ेगा। आंसर बी हो जाएगा, बी। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो। नहीं दूंगा, बोल तुझे मैं, बंदा बोल रहा है। अगला लगाइए जल्दी, आंसर बताइएगा, ए बी सी डी नहीं करिएगा। सबसे आसान चैप्टर होता है, सबसे आसान चैप्टर, बिना पढ़ाए बच्चे इसके क्वेश्चन कर देते हैं। बताते हुए बच्चे यहाँ पे, आई हार्डली फाइंड समथिंग इन हर कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। अब याद रखो, हार्डली फाइंड के साथ एनीथिंग। ठीक है, तो जब हार्डली आएगा तो एनीथिंग आएगा, है ना। जो नेगेटिव वर्ड होता है ना, ये हार्डली के साथ आप एनीथिंग। सो आई हार्डली फाइंड समथिंग नहीं, मुझे मुश्किल से कुछ मिला, तो ये नेगेटिव वाला कुछ है, इसलिए आप एनीथिंग कहेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। डिड यू फाइंड, अगर इंटरोगेटिव होता, डिड यू फाइंड समथिंग, ठीक है, तब भी आप एनीथिंग करते। डिड यू फाइंड एनीथिंग, तो एनीथिंग ज्यादा बेटर होता है। तो जब आप नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव गेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप उसमें एनी या फिर एनी से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपके सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं या फिर असर्टिव होते हैं तो आप सम या फिर समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव समथिंग फॉर यू, ना कि आई हैव एनीथिंग फॉर यू। आई हैव समथिंग फॉर यू आप जनरली बोलते हैं। अगर आप कहेंगे आई हैव एनीथिंग फॉर यू, तो इसका मतलब मेरे पास है कुछ भी तुम्हारे लिए, कुछ भी मतलब जो तुम्हें चाहिए, तो ये वाला सेंस देगा। तो बेटर बेटर क्या है ना, आई हैव समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई पढ़ाने वाले थोड़ी है। देखो कितने छोटे छोटे से रूल है। इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ एनी या एनीथिंग। बहुत प्यारी क्वेश्चन, एकदम आसान। ये क्वेश्चन भी गलत किया है। नेहा एक्टेड, एक्टेड क्या है? वर्ब है, और वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो एक्टेड मोर नोबली, है ना। तो मोर नोबली आप कहेंगे, एडवर्ब चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव है, एडवर्ब चाहिए। नोबली कौन होगा? एडवर्ब, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर नोबली। नोबलर तो एडजेक्टिव है, ये एक्टेड को क्यों मॉडिफाई करेगा? तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया? पढ़ के आइए एक बार प्यारी सी। बोल नहीं दूंगा। भाई साहब, मच नोबलर करोगे तभी तो। नोबलर तो एडजेक्टिव ही है ना, हमें एडवर्ब चाहिए। मच मोर से इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे एडवर्ब कहां है इंपॉर्टेंट। इट वाज मच हॉट डे बिफोर यस्टरडे वी डिड इट वाज। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। टू हॉट भी सही है, वेरी हॉट भी सही है। मच हॉट इसलिए लगेंगे क्योंकि मच हॉटर कहना पड़ेगा। अगर आप मच कहेंगे तो मच के साथ हॉटर कहना पड़ेगा, है ना। वेरी हॉट, टू हॉट दोनों सही है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ तो सही बनाया तुमने। आई मीट शिवांगी ऑफन नियर द कैफे शॉप। अब याद रखो, जितने भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं फॉलोज द सब्जेक्ट। कब? अगर सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। ठीक है, अगर उसके अंदर इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी और मॉडल विद द मेन वर्ब, तब क्या हो जाएगा? द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी comes in between the auxiliary and main verb। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए, she is always late, you have
never forgotten her. You have never helped me. She will often come to see you. He usually comes late. देखो यार, इससे सब समझ में आ जाएगा। तुमने देखा सेंटेंस सिंपल से बना, सब्जेक्ट के बाद आ गया ये, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब भी है, या कोई मॉडल है और मेन वर्ब भी है, तो ये बीच में आ जाएगा। ये रहा मॉडल, ये रहा मेन वर्ब, ये बीच में, ये रहा ऑक्सिलरी, ये रहा मेन वर्ब, ये बीच में। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बीच में आ जाएगा। अगर मान लो मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ ऑक्सिलरी है, तो ये उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, शी इज ऑलवेज लेट। ठीक है, या फिर यू वर नेवर ऑनेस्ट। ठीक है, वर्ब के बाद आ गया, सिंपल। तो ये यहाँ पे आई मीट शिवांगी ऑफन है, ऑफन मीट शिवांगी, आई ऑफन मीट, ऐसे हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? थम्स अप दो, पीडब्ल्यू को टाइगर बनाओ जल्दी से। यार पता है कंटेंट बहुत है आज डिलीवर करने के लिए, मैं इसकी एक क्लास और लूंगा। आज सीरियसली पढ़ लो। आज मूड में मैं तुमने सवाल ऐसे पूछ लिया मुझसे सुबह ऐसे सवाल पूछे तुमने मुझसे, मैंने कहा यार एग्जाम करीब आ रहे हैं, कुछ चीजें भूलती जा रहे हैं। अभी तक ये बैच खत्म बढ़िया चल रहा था, अभी इनको दौरे पड़ गए क्या, नोटिफिकेशन आती, अब तो क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने। चलो कवर हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। देखो भाई, एस ब्लंटली एज होगा। अच्छा भाई, अब इनके बारे में भी जान लो। ये जो एज है ना, ये कई तरीके से यूज होता है। पहली चीज, ये आते हैं कंपैरिजन के लिए। दूसरी चीज, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा, ये यहाँ का नहीं है बेसिकली। दिस इज द पार्ट ऑफ एडवर्ब, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। एज पढ़ाऊंगा तो सो एज भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंजंक्शन का पार्ट है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। हाँ, ये बताओ यहाँ पे ब्लंटली हुआ है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। पर शी टोल्ड हर ब्लंट, ब्लंट तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए था, इसलिए हमें कहना पड़ेगा ब्लंटली। आंसर हो जाएगा ए। और ये चीज तो आपने पढ़ी थी, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एज ऐसी गहराई हम कंजंक्शन की क्लास में जानेंगे। अब देखो, ये जो वर्ड होता है ना पेयरली, ये यूज होता है सिर्फ डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ, या फिर डिजायर्ड एडजेक्टिव्स कह सकते हो। डिजायर्ड एडजेक्टिव्स का मतलब है जो लोगों को पसंद आते हैं, मतलब पॉजिटिव वर्ड। जैसे कोई कह रहा है ब्यूटीफुल, स्मार्ट, काम, ठीक है, पीसफुल, जितने भी बढ़िया बढ़िया एडजेक्टिव होंगे ना, सुंदर सुंदर सुनने में तुम्हें अच्छे लगेंगे, उनके साथ यूज होता है। और जो गंदे वाले होते हैं उनके साथ रादर यूज होता है। जो रादर होता है ना, रादर के साथ आते तुम्हारे अनडिजायर्ड एडजेक्टिव्स, जैसे बैड, अगली, पुअर, ये वाले सारे। ही इज वेयरली पुअर। अच्छा, अब बोरिंग क्या है? एक ऐसा एडजेक्टिव है जो आईएनजी है, और साथ में ये डिजायर्ड है या अनडिजायर्ड है। भाई अगर तुम्हें कोई बोरिंग कहेगा तो पूछ लोगे यस आज किसने बोरिंग कह दिया, यस आई एम बोरिंग, आज मुझे पता चल गया, देखा मैं कहता नहीं था मैं बोरिंग हूं, ऐसा तो नहीं होगा, तुम्हें बुरा ही लगेगा। तो फेयरली की जगह तुम यहां पे क्या यूज कर लो? रादर यूज कर लो। क्लियर हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। नॉट नहीं आएगा क्योंकि डिनाइड है। डिनाइड एक नेगेटिव वर्ड है, और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे डिनाई, रिफ्यूज, या कोई भी और, सेल्डम, नेवर, विदाउट, barely, hardly, rarely, scarcely, no sooner, neither, इन सब के साथ याद रखो do not use another negative word like not। तो इनके साथ भाई not का इस्तेमाल नहीं होता है। तो she denied, उसने मना कर दिया, इसके लिए कि उसने कुछ किया है। ये तो बोलोगे ये उसने मना कर दिया, इसके लिए उसने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब कुछ तो किया है। अगर तुमने कुछ किया है तो तुम चक्कर मना कर रहे हो, तो नहीं तो ब्लैक का मतलब क्या, किस चीज के लिए मना करोगे कि मैंने कुछ किया है उस चीज के लिए। तो शी हैड नॉट नहीं आएगा। क्लियर हो गया? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीपी होगी हमारी, उसमें मैं डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा दूंगा। ये ब्राइटनेस कम कर दूं, नहीं तो अंधा कर देगा मुझे, ये बिल्कुल वाइट है। चलो भाई, वी हैव अ कैंडिड रिस्पांस। कैंडिड का मतलब होता है फ्रेंडली। तो भाई फ्रेंडली या फ्रैंक, फ्रेंडली या फ्रैंक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीक्रेटिव। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनोवलेंट होता है काइंड, तो उल्टा हो गया अनकाइंड। चैरिटेबल, एपेथेटिक, फिलैंथ्रोपिक, के तीनों इसके सिनोनिम हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर। स्क्रफी कौन होता है? स्क्रफी का मतलब होता है डिसऑर्डरली, है ना, गंदा, डर्टी, अनटाइडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइडी। रेड और अनकैप्ड, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। भैया देखो, रजिस्टर भरते रहो, हर पेज पे 5-5 सिनोनिम मिल रहे हैं, 4-4 सिनोनिम मिल रहे हैं, इन्हीं में तो फंसेगा। फिर कहोगे सर वो क्या कहां से आती है? यहीं से आती है। प्लीज ये कॉपी करते रहना, है ना। मैं जानबूझ के वोकैबुलरी पे लगवाता हूं अच्छी वाली। ठीक है, स्क्रॉनी का मतलब होता है एकदम सूखी, स्किनी, थिन। तो भाई फैट तो आप जानते हैं क्या होता है? कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट भी फैट को, स्टाउट भी मोटा होता है। ठीक है, इनिशिएटेड इज वीकेंड, वीकेंड, इनफीबल, कमजोर होता है। अंडरवेट आपको पता है। गॉन्ट का मतलब होता है वेस्टेड, कुछ जो बर्बाद हो गया है, गॉन्ट। आंसर हो जाएगा स्क्रॉनी का उल्टा, फैट। ए मोटा, बल्कि।
बॉइस्टरस, बॉइस्टरस होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, लाइवली, एक्सुबरेंट, तीनों इसके सिनोनिम हो गए। एक ही वर्ड बचा है प्लासिड, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, तो यही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आपको बताना है उल्टा। पिथी, पिथी होता है कंसाइज, टर्स, शॉर्ट, सेकंड, ठीक है, ये लिखा है सेकंड, तो आंसर हो जाएगा वर्डी। वर्डी कौन होता है? वर्बोस, टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला, लेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। पिथी इनका सिनोनिम है, तो कई सारे सिनोनिम मिले भाई, लिखते रहिए। इमिग्रेशन बाहर जाने से होता है, इमी एग्जिट, ई से एग्जिट, ऐसे याद रखोगे, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन, है ना। इन मतलब अपनी कंट्री में आ रहे हो, तो इमिग्रेशन को ऐसे याद रखना, इमिग्रेशन खुद के आना, इमिग्रेशन बाहर जाना, रीसेटलमेंट, एक्सोडस, एक्सोडस भी एक तरह का क्या होता है कि जब आप एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो ये हमेशा छोड़ने के लिए, रीसेटलमेंट कहीं और सेटल होना, रिलोकेशन मतलब पहले कहीं थे अब कहीं और जा रहे हो, जब अपने घर लौट के आ रहे हो, दैट इज इमिग्रेशन, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। फ्लिपेंट होता है कैजुअल, नॉनचैलेंट, ये दोनों सिनोनिम हो गए। टॉरपॉर, एक और वर्ड दे दिया इसके लिए मैंने तुम्हें, सॉम्बर, सीरियस, यही आंसर होगा, सीरियस, ग्रिम, सॉम्बर, सी इज द करेक्ट आंसर। केयर फ्री कौन होता है? मतलब जिसको केयर करने की जरूरत नहीं है, मान लो तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पापा के अकाउंट में 500 करोड़ पड़े हैं, मम्मी के अकाउंट में 350 करोड़ पड़े हैं, तुम केयर फ्री हो गए ना। हाँ जी, गेटी, GITY, गेटी का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, ना डिलाइट, मिल्क, ये तीनों हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, जॉय। मिजरी इज द करेक्ट आंसर, मिजरी, होपलेसनेस, फेरोशियस, फियर, रूथलेस, सैवेज, ये सारे के सारे सिनोनिम। इन सब का मतलब क्या होता है? फूफा, रैपेंट, एक वर्ड और आता है इसके लिए बर्सर्क, ठीक है, और जेंटल कौन होता है? काइंड, तो यही आंसर हो जाएगा इसका डी। मिसोजिनी का मतलब होता है इससे ज्यादा शादी करना या हेट करना, हेट करना, मिसो मतलब हेट, मिसो हेट करना, तो फिलोजिनी हो जाएगा प्यार करना, यहाँ पे लड़की से नफरत करना, यहाँ लड़की से प्यार करना। बायस, प्रेजुडिस, ये दोनों सिनोनिम हो गए। इन सब का मतलब क्या होता है? पार्टीशन, प्रेजुडिस, पार्टीशन, एक तरफे जो होते हैं। शिवरिज्म उसी कहते हैं, मेल शिवरिज्म, जब मर्द कहे कि भाई आप सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं मर्द हूं, तो आंसर हो जाएगा डी। इंटरप्रेट होता है ब्रेव, तो ब्रेव, एडवेंचरस, बोल्ड, तीनों सिनोनिम हो गए। और कावर्डली इसका एंटोनिम हो गया बी, कावर्डली, क्रेविन, पुसिलैनिमस, तो आंसर हो जाएगा बी। कैस्टिगेटेड क्या होता है? कैस्टिगेटेड का फॉर्म, कैस्टिगेटेड मतलब क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, रिबंक्ड, कंटेम्प्ट, ये सारे सिनोनिम हो गए। आंसर हो जाएगा प्रेज्ड, प्रेज्ड क्या होता है? एक्सटॉल, किसी की तारीफ करना, सी इज द करेक्ट आंसर। एफेबल होता है फ्रेंडली, तो आंसर हो जाएगा अनफ्रेंडली। प्लेजेंट, एमेबल, कॉर्डियल, एफेबल, एमिकेबल, कैंडिड, ये सारे के सारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड वाले होते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्मे होता है हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज का, तो पीक, ज़ेनिथ, पिनाकल, एक्मे, ये चारों सिनोनिम। इसका जो उल्टा है नैडिर, नैडिर क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। एफेबल का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसा जो कि क्षण भर के लिए, मोमेंटरी, ट्रांजिएंट या इवेनेसेंट, ये सारे सिनोनिम हो गए। ये अकेला बचा लॉन्ग लिव्ड, इटर्नल, एवरलास्टिंग, परपेचुअल, ये एक ही मां के बच्चे हो गए। आंसर हो जाएगा सी। बहुत सारे वर्ड दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? देयर इज अ रीजन, इनमें से फंस जाएगा। वोकैबुलरी सिस्टम लिखा होगा, तुम करके आओगे, खुश हो जाओगे। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, तो इनफीबल का सिनोनिम हो जाएगा। एग्जॉस्ट, थका देना होता है, टायर्ड और डिप्लीटेड। स्ट्रेंथन, ए इज द करेक्ट आंसर। डेट्रीमेंटल, हार्मफुल होता है, क्लास में कराया है। एडवर्स, डिलीटेरियस, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, है ना। अनफेवरेबल होता है, एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल, तो भाई ये की बच्चा बेनिफिशियल, लुक्रेटिव, ये कराया था क्लास में, डी इज द करेक्ट आंसर। बिविज का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देना, इंचेंट, अट्रैक्ट। रिपेल इसका उल्टा होता है, स्पेल बाउंड, कैप्टिवेट, होता है अपने वश में लेना, ठीक है, कुछ ऐसा तुम्हें देना, कुछ ऐसा तुम्हें दिखा देना जिससे अरे यार कुछ ऐसा तुम्हें खिला देना। स्पेल बाउंड, कैप्टिवेट, इंचेंट, फैसिनेट कर देना, है ना। ये सब एक ही मां के बच्चे, आंसर हो जाएगा बी। एवर्जन होता है एंटीपैथी, डिस्टेस्ट, रिपग्नेंस, ये सारे सिनोनिम हो गए इसके। उल्टा वर्ड चाहिए तो लाइकिंग हो जाएगा, लाइकिंग या फिर लव, पंचेंट भी कहते हैं, स्ट्रांग लाइकिंग किसी चीज के लिए, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने डीपीपी में भी, अगर आप जोड़ेंगे ना 60-70 क्वेश्चन बना दिए होंगे, पूरी क्लास की अगर